We'll find out what the battleground meanwhile is happening in Tamil Nadu, where you're seeing visual on your screens of the film stars all coming out and vote. Hopefully the numbers are large, people come out and vote. And then we will find out on June 4th whether this was an epochal election, a game-changing election in Tamil Nadu, or it was following a pattern of the past in which we have seen in this time around the DMK dominating the elections last time. Deepak, sorry we interrupted you. We're speaking to people. Let's hop across back to you before I go back to Belly, who is in Coimbatore. Deepak, go ahead. देखिए, जिस तरीके से चर्चा की जा रही थी बस्तर की, और बस्तर में 69 से ज़्यादा ऐसे पोलिंग स्टेशन है जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, जहां आपके पास कोई संचार का माध्यम नहीं है। वहां मैन्युअली एक व्यक्ति जाएगा और जो कितने % वोटिंग हुई है, जो जानकारी है वो देगा। उसके साथ CRPF या जो भी दूसरे जवान हैं वो मौजूद रहेंगे। कुछ और लोग हैं जो वोटिंग करके आए, उनसे समझ लेते हैं कैसी सरकार चाहिए। जैसा अच्छा राज चलाता है वैसे चाहिए ना। जैसा चल रहा है वही ठीक है। हाँ ठीक है। ये सबसे आसान उत्तर है, जैसा चल रहा है उसको आगे कह देते हैं वैसे ही ठीक है। क्या लगता है कैसी सरकार चाहिए? डेवलपमेंट की सरकार चाहिए, विकास की सरकार चाहिए, एक देश एक चुनाव की सरकार चाहिए, जिससे प्रजा को तकलीफ ना हो, महंगाई ना बढ़े, लोगों को बार बार वोट डालने का झंझट ना रहे। ये सब झंझटों से मुक्ति चाहिए। इशारों में बहुत कुछ बता रहे हो, ये देखिए इशारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। क्या कैसी सरकार चाहिए? अरे पान मसाला थूक दीजिए, कोई बात नहीं। कैसी सरकार? मोदी सरकार, सीधा और साफ। सीधा और साफ, सीधा और साफ, कोई लाग लपेट नहीं, सीधा और साफ। कैसी सरकार चाहिए? सरकार जो अभी चल रही है ठीक है कि अच्छी रहे बस, अच्छी रहे बस, अच्छी रहे बस, और कुछ नहीं चाहिए। Okay, all right, Deepak, we've got a dipstick test of where we are showing where as a bunch of people come out and vote, they change every few minutes. So we'll keep on coming and listening again and again and again, because this is educating the conversation. This is the day the people have their say, and us people who propound opinion, claiming to know it all, get a perspective of what the people are actually thinking. A lot of people are shy, remember, when a camera comes on, not able to voice exactly what they say. Some people are very energetic in voicing what they want to say. Let me hop across back to Uday in Jaipur before I go to Prashant, who's joining us from Bikaner. Uday, so around you, let's try to get a few more voices. Yes, absolutely, Rishabh. This, of course, as I said, is the polling booth where we're expecting Congress General Secretary Sachin Pilot to come very, very shortly, and other, of course, VIPs as well of the area. We have some more people who've come to vote. Let's quickly try and have a chat with them. There's also selfie points which have also been made here. आपसे पूछेंगे, आप आए हैं, उत्साहित हैं वोट डालने के लिए, मेन मुद्दे क्या रहेंगे आपके? पूरा परिवार आया है, मैं सबको दिखाना चाहूँगा। जी, देखो, मेन मुद्दे तो विकास का है। विकास होएगा तभी जाके कुछ जनता का मतलब भला होएगा। और ये बड़ा अच्छा है कि पूरा परिवार साथ आया है वोट डालने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये आपका फर्स्ट वोट होगा? नहीं, ये मेरा सेकंड वोट है। अच्छा, आपके? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के दिन सभी अपना मतदान अवश्य करें, क्योंकि आज जिम्मेदारी निभाने का आज समय है। तो प्लीज़ सब वोट जरूर। आपके मन में क्या रहेगा जब आप वोट डालेंगे? तो मैं एक यूथ हूँ, तो मैं यूथ के पर्सपेक्टिव से तो यही रहेगा कि युवाओं का विकास, रोजगार वगैरह पर ध्यान। आप क्या कहेंगी? आपके लिए महिला सुरक्षा अहम है या विकास या लोकल इश्यूज? हाँ, ऐसे तो कहीं महिला सुरक्षा तो होनी चाहिए, विकास भी होना चाहिए, बच्चों का भी होना चाहिए। जी, so the whole family, of course, has come out to vote together, and you can see, of course, there's still several voters who are here. हम quickly आपसे पूछेंगे, आप बताइए मेन मुद्दा आपके लिए क्या होने वाला है आज? मेन मुद्दा when बीजेपी हो। नहीं, पार्टी का नाम मत लीजिए, बट मेन इशू क्या कनेक्ट किया आपके लिए? डेवलपमेंट हुआ है? हाँ, सेम है। आप क्या बताएं, नेशनल इशू या लोकल इशू? बोथ आर इम्पोर्टेंट। आप बताइए। विकास और राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के लिए आप वोट देंगे? लोकसभा चुनाव में आपको लगता है राष्ट्रवाद? बिल्कुल साहब, राष्ट्रवाद। I'll quickly ask you, sir. You have come to vote. क्या कहेंगे आप? Which main issues क्या कनेक्ट किए हैं आपके संग इस बार? Of course, मतलब हिंदुइज्म जो प्रमोट कर रहे हैं, पहले वो चीज़ नहीं हो रखा था, अब जो प्रमोट कर रहे हैं वो ज़रूरी भी है, क्योंकि ये इंडिया है कि हिंदुइज्म का कंट्री है, तो उसको प्रमोट। हिंदुत्व आपके लिए कनेक्ट करता है? मैं खुद हिंदू हूँ, तो मेरे को लगता है कि हिंदुइज्म को ये प्रमोट करना चाहिए। आप बताइए। Sorry, I didn't get. What's the main issue you believe this time that you will vote on, that people are voting on?
India's overall development. We are looking forward for the India's overall development, and that is going really fast in past few years. So my main issue is that only, that we should develop. Okay. So more and more voices coming here. It's quite interesting that in urban areas, there are lesser voters. In rural areas where we visited, Rishabh, more voters are being seen there. Yes. So let's hope the let's hope the numbers come out. Let's get out there and let's get out there and vote. Let's get out there and vote. Come on, with as much energy as we can. It should be one heck of a life experience to take part in what is going to be the largest election in the face of the planet. Never before in the history of the world has an election this large been conducted anywhere in the world. As we are seeing it happen live on our screens, we get the opportunity to live it, breathe it, and of course be part of it. Let me hop across to Bikaner where Prashant Yadav is standing by. Prashant, it seems a bit quiet behind you. वहाँ पर कहाँ वोटर कहाँ हैं, उनकी तरफ जाइए, चर्चा करने की कोशिश करिए, मतदान का मुद्दा क्या है उनसे पूछिए. Get across to them. जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है बीकानेर में एक कहे कि दिलचस्प सीट है, ये पिछले कई दिनों से जो है बीकानेर को लेकर चर्चा हो रही है. हालांकि जो है राजस्थान की आज 12 लोकसभा सीट पर चुनाव होना है, मगर जो है लगातार इस तरीके से बीकानेर की सीट काफ़ी विशेष है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखते हुए. आपके पास यदि दौर से आना चाहूँगा, आप कुछ देर में मतदान आपका करेंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं? किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए? सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उसके हिसाब से देखते हुए. किस तरीके का देश में विकास होना चाहिए या फिर हुआ है, और किस तरीके का एक्सेप्ट करते हैं? देश में विकास तो हुआ ही है और ज़्यादा मैं जानता नहीं इस बार. अगर बीकानेर की दृष्टि से देखें तो? बीकानेर की दृष्टि से भी ज़्यादा नहीं जानता. अभी जो मौजूदा सांसद है, 3 बार से जो है जनता उन पर विश्वास जता रही है, उनको लेकर क्या कहना? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है लोग यहाँ पर भारी संख्या में सुबह से ही कहे कि जो बीकानेर की जनता है वो काफ़ी जागरूक है. 7 बजने से पहले ही जो है लंबी कतारों में लगकर कहीं ना कहीं अपना वोट कास्ट कर रही थी. आपसे बात करना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं देश का विकास? देश का विकास इस 10 सालों में बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत ही बढ़िया. हमारे बुजुर्ग भी बोलते हैं इतना नहीं हुआ कभी विकास, बहुत बढ़िया विकास हुआ है. और बीकानेर का भी बहुत विकास हुआ है और अपने बहुत काम हुए बीकानेर में. और अर्जुन राम जी ने बहुत संघर्ष किया है. ये 4थी बार, ये अब 5वीं बार ये आएंगे. बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये. और अपने बीकानेर में तो बीकानेर का वैसे ही अपना नाम बहुत है अपने बीकानेर का. और उन्होंने बहुत ऊपर किया है इनका नाम. आपसे पूछ लेते हैं भैया, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपना वोट कास्ट करना? वोट यही सुरक्षा के हिसाब से, अपने बीकानेर के विकास के हिसाब से. बीकानेर में जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था वो विकास हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम यही सोचते हैं कि अगले 5 सालों में कोई भी सरकार आए. किस तरीके का आप विकास चाहते हैं, कि किस तरीके का एक आपका जो है मॉडल है, एक आदर्श देश किस तरीके से देखते हैं? यही चाहते हैं कि भाई आज बीकानेर में जैसे एयरपोर्ट की समस्या है, तो एयरपोर्ट सिर्फ एक सिंगल दिल्ली के लिए अभी यहाँ से उड़ान होती है, वो भी हफ्ते में 2 दिन कर दी है. तो पहले जब सरकार आई थी तब बोली थी जो बड़ी सिटी है उनके साथ में हमारी कनेक्टिविटी होगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं. बाकी फिर भी देखते हैं. All right, stay with me. I just want to touch base quickly with Belly in Coimbatore. Belly, how's the battle shaping up in Coimbatore where you're standing? Yeah, I'm standing in front of a government school in Palladam, in between Karur and Coimbatore, where just few minutes ago, State BJP President Annamalai had visited to oversee how the polling was going on. So we have relatively a good number of people from this village who have come here to vote, and I managed to find the youth with me who is Saravanan. So Saravanan, just tell us like how did the voting go on today, and tell us about your experience. See, like every year the things has happened, but this year it was very easy, where people would find it very easy to reach the polling booth, and the help groups are all very good. Even the senior citizens finds it very easy to reach out to the polling booth. And I heard personally like there are some helplines which would help the senior citizens to show their rights.
Okay, and how about the issues in your constituency, the reason why you're voting? On that, what would you like to say our audience? See, the reasons personally, I just want to clarify one thing. The reasons regarding the poll or regarding the issues within the constituency? Yeah. So the issues within the constituency, there are many things like there were some street lights which have been not working properly, and even if we take some steps to report those issues to the concerned government people, they will be not taking the proper actions. It's been a long time. Say for example, I personally had that effect where in my areas there were 2 or 3 street lines which has been gone for long, more than months, and people have been looking for an help to get that clarified, but that has been not done. It's been not taken proper care. So people are finding it hard. See, it's something for the people. It has to be for the people, but it is not happening in that easy way. So we need to suffer. It's like we've been keep on going and asking. It's not like we have been begging. Okay. So I'm not going to ask you whom you voted for, but I would certainly ask you, like, who do you think that would come to power this time in? The question is very good actually, but I'm not in a position to answer who's going to do it. But in my constitution, what I feel like the candidates are very healthy candidates, like Annamalai or even the Singhe Ramachandran. Both are like the others are also very good candidates. Okay, so I feel this is going to be some healthy election, and I feel the right one will definitely take up the power. So the voters here feel that the major contenders here are the BJP and the AIADMK. Rishabh. Okay, and the DMK, it might be the AIADMK. Remember, it was the left that had won the seat because they were in alliance with the DMK last time around, and the BJP had come in at a strong number 2. Annamalai, of course, hoping that becomes the number 1, not just in Coimbatore, but at least a handful of seats, maybe 4 or 5 for the Bharatiya Janata Party in Tamil Nadu. They'll be hoping, and of course the DMK will think it's a long hope. But let me hop across back to Uday. Uday, so what's the scene now shaping up on the ground? Are we seeing a contest? Is it seem to being, have we filtered in that an election has just happened in Rajasthan, the government has turned, or is the national election completely disconnected from what has been taking place in the state? Both, Rishabh, both are important factors. That's what people on ground are telling us. Remember, Rajasthan has always been a 100% record for the BJP. Both in 2014 and 2019, it was 25 out of 25 seats which came in the BJP's kitty and a blank for the Congress party. The Congress party is hoping to change that this time around. In fact, the BJP, anticipating anti-incumbency, did change a number of candidates this time in Rajasthan. They changed a number of tickets. Those have led to some rebellions, like in the case of Churu, which is also polling today, where Rahul Kaswa, their sitting MP, switched over to the Congress. He's contesting there, and he's made the election all about a Jat being insulted by the BJP. He's tried to, use his caste, of course, to whip up frenzy of the crowd, and that has been, connecting with the public. Whether it will lead for a win for him or not, we'll have to see. The Jaipur seat is largely being seen for the BJP. Jaipur rural, interestingly, though, is seeing a fight this time between the BJP and Congress candidates. As far as, of course, the other seats today are concerned, Union Ministers Bhupendra Yadav, of course, in the fray, and Arjun Ram Meghwal. Yes. Bhupendra Yadav facing a slightly tougher fight than Arjun Ram Meghwal is what we're being told. But we'll try and speak, meanwhile, to some more people. He's, of course, contesting from there for the first time. Meghwal is contesting for the fourth time. Yes, go ahead. There are many issues as such, like societal, and the way the country is moving towards more independence and development, the way Modi has structured our country, no other Prime Minister has done that for us. So issues are many, but he's trying to combat all of them in time. So you believe PM face is more important perhaps than local face here? The local face here, the PM phase is important because it helps to guide them more properly. If the bigger structure is more concrete, they are able to guide the other people more. Yes, because if we talk about the Congress as well, Rishabh, there have been very few public meetings of Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, and Mallikarjun Kharge, whereas PM Modi has, of course, been seen a lot more in the campaign arena, and the Congress has been hoping on rebel leaders, also alliances that they've stitched up with the RLP, the left, and the Bharatiya Tribal Party to actually help them.
But the BJP, of course, banking on the PM factor to see them through once again for 100% record. All right. Okay, stay with me. Let me pick up this conversation. As I mentioned, Sulaiman Mohammad Khan of the Congress joining us very, very shortly. Mitesh, meanwhile, is joining us from Nevada and Bihar, where another very interesting battle is taking place. Mitesh, वहाँ पर मतदान का मुद्दा क्या है? क्या वोटर क्या बोल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों से बात कर रहे हैं और लोग डेवलपमेंट के नाम पर ही वोट कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि हम मुस्लिम बहुल इलाके अंसार नगर में हैं और मुस्लिम मतदाताओं के क्या कुछ मुद्दे हैं, वो क्या सोचता है, सीधे बात करते हैं। ये बताइए कि अंसार नगर मुस्लिम बहुल इलाका, इस बार मुस्लिम वोटर क्या सोच रहा है, उसके मुद्दे क्या हैं? मुद्दा विकास है, सिर्फ विकास है, किसी तरह का कोई कुछ भी नहीं। विकास, डेवलपमेंट चाहिए। जो ज़रूरतें हैं इस जिला में, वो ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। और जो भी सांसद जीते, कोई भी सांसद जीते, लड़ाई है तो कोई भी जीत सकता है, तो उसमें रहेगा कि भाई आप काम कीजिए। कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं, कोई काम वाम करते नहीं है, चले जाते हैं। तो मुद्दा विकास है, विकास ही होना चाहिए, विकास पे ही हम लोग वोट दे रहे हैं। क्या कहेंगे? क्या, क्योंकि देखिए मुस्लिम वोटर्स की जैसे ही बात आती है, बात चली जाती है धर्म पे, तो धर्म इम्पोर्टेंट है, विकास इम्पोर्टेंट है, नवादा इम्पोर्टेंट है? क्या विकास 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 इम्पोर्टेंट है सर। युवा का यही ख्वाहिश है, विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए सर, बाहरी नहीं चाहिए सर। हाँ, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि हमारे यहाँ सबसे पहले विकास होना चाहिए, ताकि बाहर के लोग, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग अगर काम करेंगे तो वो नवादा के शहर के लिए काम करेंगे। बाहर के लोग आते हैं, वो यहाँ से चले जाते हैं, हम लोग को नज़र भी नहीं पड़ते 5 साल तक। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि भाई नवादा के लोग हो, नवादा का बेटा हो, कोई भी हो, वो नवादा का बेटा हो और यहाँ नवादा को तरक्की दे, अपने पूरे मुल्क को तरक्की दे। मैं दोबारा आऊंगा। देखिए, एक बड़ी अच्छी तस्वीर है, यहाँ पर दिव्यांग सेवा रथ है और ये देखिए कि दिव्यांग है, लेकिन बड़ी खूबसूरत तस्वीर है कि दिव्यांग होने के बावजूद ये अपने मताधिकार को जानते हैं, अपने अधिकार को जानते हैं और ये वोट करने आए हैं। तो ये तस्वीर दिखानी भी जरूरी है और जो इनके साथ आए हैं मैं उनसे भी बात करूंगा। ये बताइए कि आप तकरीबन कितने सालों से वोट कर रहे होंगे? तकरीबन 60-70। हमारी आयु 64 वर्ष है, हम रिटायर्ड सेवक हैं, लेकिन जब तक मेरे अंदर जीवन है, मेरी इच्छा है कि मैं विकलांगों को ला करके उनके मताधिकार का प्रयोग कराऊं। ये बताइए मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि मुद्दे अगर खास तौर पर मुस्लिम मतदाताओं की बात आती है तो धर्म पर मामला चला जाता है, कहा जाता है कि आप धर्म को प्रायोरिटाइज करते हैं। तो क्या मुद्दे डेवलपमेंट पर आप वोट कर रहे हैं इस बार, कि धर्म के नाम पर कर रहे हैं, जाति के नाम पर कर रहे हैं, क्या है? सर, हमारे मुद्दे डेवलपमेंट के हैं। हमको बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी तालीम की संस्था हो, अच्छे इलाज के लिए व्यवस्था हो, अच्छे कम्युनिकेशन हो, नल जल हो, और हमारा धर्म इसमें और नहीं आ सकता है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि विकास की बात हम भी कर रहे हैं। नहीं, विकास की बात तो मोदी जी करते हैं, लेकिन बाहर का जो बेटा आकर के नवादा में आज तक गद्दी पर बैठा या कुर्सी पाया, कभी दोबारा मुलाकात नहीं हुआ सर। ये बड़ी हम लोगों का दुर्भाग्य है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नवादा का ही बेटा हो, किसी पार्टी का हो क्यों नहीं, लेकिन वो प्रॉपर रहने वाला हो, ताकि वो नवादा को, ताकि उसके दरवाजे पर हम जाकर अपनी दुख को कह सकें। Okay, all right, Nitish, just stay with me. I just want to touch base in one more place before going back to our guests. Stay with me. Nibir is joining us. He's in Jorhat. As we speak, interesting battle going on between the Congress's Gaurav Gogoi and his opponent there. Nibir, what are the people on the ground saying? Let's get some voices in from Assam. Yes, we are in Dibrugarh district right now, and we are at a polling station where the majority community is the T community, and as you can see here, the people are in line since morning. कब से रुके हुए यहाँ पे? कब से? सुबह कितने बजे से? 3 घंटा से लाइन में है। क्या आशा लेके वोट करने आए हैं? हाँ, क्या इश्यू आपके लिए इम्पोर्टेंट है? क्या समस्या है? आपका नाम? क्या इश्यू आपके लिए इम्पोर्टेंट है? आपको लगता है कि डेवलपमेंट हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है? इंडस्ट्री चाहिए आपको। क्या इश्यू लेके आप वोट देने आए हैं? क्या इश्यू? आपका नाम भैया? क्या इश्यू आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो आप देख के वोट देने आए हैं?
आया है, वोट तो आया है ना। हाँ हाँ, आपका नाम? मेरा नाम जानदीप गौड़ा। जानदीप द्वारा है। क्या इशू आपके लिए इम्पोर्टेंट है? देखिए, देश का जो डेवलपमेंट पहले नहीं था 7 साल से, अभी तो 10 साल से बहुत डेवलप हुआ है, तो और आगे देखते हैं। आपको लगता है 10 साल से डेवलपमेंट हो रहा है? हो रहा है, तो आप देखिए रास्ता, देखिए कोई भी जो भी हो, आप खुद देख रहे हैं, पहले जैसा नहीं था। आज 10 साल से बहुत डेवलप हुआ है, तो हम लोग का है और डेवलप होने वाला इंडस्ट्री है। कोई ये पहले समाज का भी कुछ काम भी है, और उसको ले सकते हैं हम। अच्छा, so as you can see here, they want development. They are saying that the development has happened here. Some of them are saying that they want more development, and as such their vote is towards the leader that will bring more and more development in these tea garden areas of Dibrugarh. Dibrugarh is a very complex geography. Back to you. Okay, all right. Okay, stay with me, gentlemen. All of you stay with me. I'll be coming right back to all of you. Let me just touch base with our guest joining us on the broadcast. Vinita Hariharan is still with us. Let's pick up the factor of the battle in Assam with you, ma'am. Vinita ji, okay. Now, important fight because 14 states are up for grabs in the state. You'd think you have the government there. Himanta Biswa Sarma is the chief minister. How many seats do you eventually need to get out of places like Assam for your tally to actually increase at the center, which is what you desire? Yeah, like I said, the northeastern, province, the northeastern region remains a stronghold actually for the BJP and the NDA because of the work that Modi government has done in all the northeastern states, and of course Assam being one of the center focus of northeastern region. But apart from Assam, we've also spread our wings across all other sisters of northeastern region. So therefore, the work done in Northeast, we reiterate that will be palpable and felt. In Assam also, we are definitely, the predictions are that it's going to be 5 out of 5. So there's no looking back on that. The kind of work that Himanta Biswa ji has also been driving in Assam. Okay. It's like the Annamalai of the South, we have Himanta in Assam, who's been driving the developmental agenda of NDA like never before in Assam. Yeah, okay. So again, then let me get Rakhi into this conversation. Rakhi ji, if the BJP says it's going to increase its tally, the question is, where is it going to increase its tally from? It has to be places like Assam, it has to be Bengal. They'll have to do even better in Karnataka and pick up something from the south. It doesn't happen anywhere. So what's the best hope that they can have from places like Assam? No, I mean, of course, I think the hopes are from everywhere. But I think if you look at, especially even in South, I would say, look at the kind of number of visits Prime Minister had in terms of rallies. So I think the efforts and all-out effort, I would say, to really fill those gaps where it feels that its presence should be there. In Assam, of course, as you already mentioned, the CM Himanta Biswa is very, very active. And the way they have, spread out in terms of their, not only the presence, the kind of rallies, the connect that they have, I really hope that that converts really positively for them. Okay, let's pick it up as we go along. You're watching, but, of course. If you're talking about the Udhampur seat in Jammu and Kashmir, one would like to talk about that place also, because if you see, I mean, it's very interesting. One seat right now in first phase of Lok Sabha, which is after abrogation of Article 370. Yes, and that's the seat, of course, we were watching on our screens. Jitendra Singh coming to cast his vote, Union Minister for the PMO there. Yes. We've just spoken to him, interviewed him just a short while ago. Interesting battleground seat, but again, the BJP expecting to win 2 out of Jammu, but not necessarily out of the valley. The NC might just win a couple, maybe all 3, who knows at this point of time. Devendra Fadnavis casting his vote as we speak, also from Nagpur. Of course, on your screens right now is indeed the Prime Minister. He's campaigning because the rest of the elections are still on in other parts. Many complaints are being filed, one after the other. I think we've crossed 60 now that have been filed in Cooch Behar in Bengal, where I'll use the polite word, energetic electoral battle is going on. It's becoming stressful once again. Hopefully, it just remains stressful and not violent. Lots of action meanwhile happening in Tamil Nadu, where the voting cycle has kicked off very early. This, of course, is Amroha in UP, where the PM is, of course, campaigning today. That's in the next phase as we speak, that is coming up. We'll be listening in to more people on the ground. Nibir is still with us from Dibrugarh. Mehendi Garg is joining us from Pilibhit. Interesting battle there. Mohammad Afsar is in Muzaffarnagar. Belly is in Coimbatore. And Uday, as I mentioned, is already in Jaipur. So let's hit the ground in UP before I get my guests back in. Mehendi, if you can hear us, what are people on the ground in Pilibhit saying? Very interesting battle going on over there.
Well, yes, very interesting battle is here because Bharatiya Janata Party and India Alliance is face to face. We have people here with us and we'll talk to them about the issues that are there in the Pilibhit. Madam, क्या कुछ issue लग रहे हैं आपको? क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार चुनावों को लेकर? क्या बोले हम? आपको किस उम्मीदवार पर भरोसा है? हमें भरोसा है मोदी जी पे। जी, तो और लोगों से बातचीत करते हैं। लेट्स टॉक टू सम मोर पीपल हेयर। सर, आप यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुँचे हैं, क्या कुछ मुद्दे लग रहे हैं आपको इस बार चुनावों में? Some people are shy to talk about the elections. They might talk after casting their vote, but still we have people with us. सर, आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दे लेकर पहुँचे हैं आप वोट देने के लिए? क्या मुद्दा लेके? क्या मुद्दे हैं इस बार? डेवलपमेंट है या क्या चाहते हैं आप सरकार से हो? अरे क्या चाहेंगे, सरकार जो सरकार करे भाई होएगा और हमारे कैसे थोड़ी हो जाएगा। तो अगर आपका उम्मीदवार जिसको आप वोट देते हैं वो जीत जाते हैं तो उनसे क्या उम्मीदें रखेंगे कि क्या करे पीलीभीत में? कुछ नहीं कहेंगे उनसे, जिसको देने उसको देने ही है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं यहाँ पर और युवा को लेकर बेरोजगारी या फिर ऐसा कुछ मुद्दा लगता है पीलीभीत में? जी हाँ, बिल्कुल बेरोजगारी तो बिल्कुल भरी पड़ी है और बेरोजगारी का देखा जाए तो मतलब जितने भी पेपर जो हो रहे हैं तो वो सब के सब लीक हो जा रहे हैं, चाहे इंटर के हों वो भी। तो आपने देखा होगा कि तो उम्मीदें क्या है? अगर आपका वोट दिया हुआ उम्मीदवार जीत जाता है तो क्या उम्मीदें रखेंगे? तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि कम से कम नौकरी निकाली जाए सरकारी उनके लिए और देश का जो है डेवलपमेंट हो, यही चाहते हैं। Right. Some females are also there with us. Let's talk to them also कि what issues they are facing in the Pilbhit area because women's security is also a major issue है। माता जी, आप क्या कहना चाहेंगी? आपको क्या लगता है महिला सुरक्षा, महंगाई इस बार चुनावों का मुद्दा है? आपको प्रॉब्लम्स होती हैं? कहाँ है जो मिला को सही है जो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगी कि महिलाओं के लिए कुछ किया जाए या क्या किया जाए? मजबूरा इंसान को सब कुछ दें तो मिला जरूर है, लेंगे जब देंगे तो। जी, माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर वोट देने पहुँची है, मतदान करने के लिए पहुँची है, क्या उम्मीदें लेकर आई हैं? यही है, सरकार सही बने, सही चले, अपने जाए जो सुविधा है वो मिलना चाहिए, यही है और क्या। जी, माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, okay, so right, we heard okay. people here talking about we've got a dipstick test. Yes, it depends from place to place how energetic are. Most people want to just come and vote and of course get done with it, but they're helping us understand what's on their mind, which really puts into perspective what is happening in the country in terms of what people are thinking, which is far more important today than what we are discussing in all our wisdom that we pretend to have. Let me quickly hop across from Pilibhit on to Muzaffarnagar in Western UP. Very important battle going on. Mohammad Afzal, my colleague, is standing there. Meanwhile, Javed Hussain is standing by in Kairana. Another very important battleground seat. Remember, it had become a toxically battleground seat in the 2014 Lok Sabha election. Mohammad, first to you. What are the people saying in Muzaffarnagar? वहाँ पर क्या मुद्दे हैं मतदान के? बिल्कुल, डॉक्टर संजीव बालियान है मुजफ्फरनगर में और सबसे बड़ी बात कि इस बार डॉक्टर संजीव बालियान को एक थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जो राजपूत वोटर्स से है, क्योंकि राजपूत वोटर्स नाराज हैं पिछले कई दिनों से। अब एक्चुअली मैं ठीक उसी कुटबी गांव में हूं जहां से डॉक्टर संजीव बालियान है और थोड़ी देर पहले उन्होंने यहां पर वोट किया है और मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो क्लीन आसानी से वो जीत रहे हैं। हम लोगों से बात करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर इसी गाँव से। क्या लग रहा है आपको, कौन जीत रहा है? आपने वोट दे दिया? वोट दे दिया। क्या सोच के वोट दिया आपने? ये सोच के विकास के आधार पर वोट दिया हमने। हमारे मिल में पेमेंट की बहुत बड़ी दिक्कत थी, मंत्री जी ने मालिक बदलवा दिया मिल का, अब पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं रही। इसके बाद जो है हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज लड़की को पढ़ाने की बड़ी समस्या थी, एरिया में 5 किलोमीटर पर डिग्री कॉलेज बनवा दिया, अब लड़की भी पढ़ाने में हमें आसानी होगी। इस तरह से और दूसरे विकास भी जो है कहीं जो है काउ सेंचुरी बनवा दी, कुछ करवा दी, विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब आप खुश है डॉक्टर संजीव बालियान? डॉक्टर बालियान से खुश है। ठीक है, आपने वोट दे दिया? हाँ जी। क्या सोच के वोट दिया आपने? बढ़िया दिया जी, वो सोच कर दिया, अपने गांव का है जी, और कहीं के ऊपर देवा जी वोट। ठीक है, और भी लोग हैं, क्या सोच के वोट दिया सर आपने? भाई साहब, अब की बार हमने विकास के नाम पर वोट दिया। 2024 का जो चुनाव है ये विकास के नाम पे चुनाव है, ना जाति है ना भेदभाव है, सभी लोग भाजपा को ही वोट कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर संजीव बालियान ने यहाँ पे हमारे जिले में 10 साल से विकास के इतने कार्य करे, अगर गिनवाने लगे तो गिना ही जाने के। ये डॉक्टर संजीव बालियान का गाँव है जी, आपने वोट दे दिया जी? क्या सोच करके वोट दिया? यही दिया जी कि विकास करेंगे और अच्छा सा गाँव में और जो है शहर में भी पूरे जिले में,
अपनी सीट पर पूरा विकास होगा। बिल्कुल, ताऊ आपसे बात पूछेंगे, क्या सोच के वोट दिया आपने? अभी दिया नहीं देंगे, फूल पर देंगे संजीव बालियान को। क्यों? एक तो हमारे गांव का और अच्छे काम कर रहे, ना दंगा ना कुछ, ना राम है लूट वूट। आप क्या सोच के वोट कर रहे हैं? हम खुले कुआड़ सोए, खुले कुआड़ सोए जब तक मंत्री बना। अच्छा, बिल्कुल लोगों की खुशी है, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा कि राजपूत वोटर्स नाराज हैं इस बार, ये एक बहुत बड़ी बात आ रही थी। आपसे पूछना चाहेंगे कि राजपूत वोटर्स बहुत नाराज हैं, ऐसी खबर आ रही है। देखिए, जो खबर आ रही है वो गलत आ रही है। अब ऐसे खबर तो वो ये अफवाह फैलाने वाली बात है। बाकी सब कुछ भाजपा की तरफ से आने से अभी। लेकिन संगीत सोम भी नाराज थे। 2 योजना हो चुकी है और दोनों योजना में बिल्कुल सब कुछ शांतिपूर्व सारा कार्य चल रहा है। कहीं रास्ते में लूटपाट नहीं है, हमारे रास्ते में बहुत ज्यादा लूटपाट होती थी। लेकिन संगीत सोम की नाराजगी भी तो सबने देखी ना। तो वो तो नाराजगी और ये तो सारी चीज चलती रहती है। अब ठीक है, अब ठीक है, ये हमें पता। अच्छा, मतलब वो पहले नाराज थे, अब ठीक है। तो ये डॉक्टर संजीव बालियान का गांव है, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर संजीव बालियान ने वोट भी किया। इन सब का कहना है कि ये सब खुश हैं उनसे और उनको वोट भी दे रहे हैं। Okay, I'm going to try to go across to Javed. Apology, that was of course Muzaffarnagar, where Sanjeev Balian is contesting with where Mohammed was reporting from. There was a mistaken asterisk at the bottom of his screens. Kairana, we will go to, like I said, Kairana and Shamli. Big ticket seat became a center point in unhappy circumstances 2 elections ago. So let me hop this across and get our guests back into this conversation to get a perspective on what is going on. Rakhi ji, let's jump in on UP, especially Western UP, which is voting as we speak at this point of time. The PM is also campaigning in UP. What should the BJP strike rate be? How can they improve it? How can you get better in UP than what you've already done? 65 out of 80, 70 out of 80. How can you do better than that? Yeah, I think your question is very bang on in terms of now, again, I would say filling in the gaps which are there. In Western UP, of course, I think the alliance, Jayant, of course, has mattered. But as far as some of these issues related to the ground and rural areas, I would say farmers, is concerned, I think one has to see. But talking especially about Kairana that you said, ICRA is there. So, I mean, how the candidates have been fielded and how they all have their own background and their present performance in terms of what we heard from the voter that we are looking for developments. So there are, these positive sides also where the infrastructure, the connectivity, the roads and all that has been done. Apart from that, in the local sentiment. So I'm sure the party is looking at that, and let's just wait and watch. Okay, so what do we make, Rakhi ji, of the Congress now? Should we now anticipate that within a couple of days they're going to announce Priyanka Gandhi and Rai Bareli, and they're going to expect that will help swing votes for them because they'll generate some momentum, some buzz? I'm sure they're trying their best also, as any party does, and I'm sure they're putting in their all best cards there. I mean, we of course have seen recently even Priyanka Gandhi getting and jumping into the whole poll wagon and trying to do the best. But we'll have to really see. I mean, they're talking big about the alliance, as they have right now. But I would say this whole, that the work that has been done and the way Prime Minister himself, I would also say here, how he has really taken it personally, going to all the areas and taking specifically onto specific places. I think one has to see how one, jisko Hindi mein kehte hain, abhed kaise kare usko. So let me get Ms. Shah back into this conversation. Ms. Shah, when it comes to the overall larger picture, is this election in which the alliances are important? So you are also as important in the NDA as for the Congress, which has invested deeply. They are contesting the lowest number of seats ever in their history. Only 340 seats they are contesting because they say the alliance comes before party. Do you feel the same, that the BJP is saying alliance comes before party? BJP, I think as far as there is no comparison between the BJP and the Congress. I think BJP has a stupendous track record of winning elections and giving guarantees and fulfilling them, especially Modi's guarantee. Now that apart, as far as Maharashtra is concerned, the Maha-Yuti is strongly working together. If you see from the strategy, we have no
press conferences. We have no independent candidate standing. We all work together. There could be narazi, but we all work together as a one unit. If you see, if you see the interview of the people I was just hearing across India, people are voting for development. People are voting for security. People are, whether domestic or international. If you see in Maharashtra, the 5 constituencies which are going for election, one Lok Sabha constituency is Naxal dominated. There also you will see that people will vote for safety, for security, for development. That is what the Mahayuti stands for. Okay. So how is the current Shiv Sena, as you understand and represent, different from the Shiv Sena of 5 years ago, which was structured differently, had a different leadership? We are the actual Shiv Sena with the bow and arrow symbol. We are standing by the ideology. We worked together for BJP for 25 years. Our ideology and BJP ideology is entrenched with one another. Bala Saheb Thackeray ji, our Vandaniya Shri Hindu Hriday Samrat Bala Saheb ji always believed that our natural alliance is with the BJP. And therefore, if you see, it will be on ground and off ground, and also in Mahayuti, we have a chemistry. We will transfer votes amongst us, and therefore all our candidates will come up with thumping majority, you will see. Okay, while the PM, of course, is holding a campaign rally in Amroha, Udayanathi Stalin is lined up to vote in his constituency in Tamil Nadu. We'll get that shot for you in just a second. We've spoken with a lot of the political leaders while we've been having these conversations with the voters, and I guess let's get an opportunity to hear those voices. I come back to our guests and our reporters in just a minute. Let's listen in. We can only request the voters. Ultimately, they will decide who to vote for. But I'm confident that on June 4th, when the results come out, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.